स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, पिछले 3 साल दुनिया के किसी भी देश की इकोनॉमी या इन इकोनॉमीज की किसी भी सेक्टर के लिए बहुत आसान नहीं रहे हैं। पहले कोविड-19 पैंडेमिक और उसके बाद एक ऑल आउट रशिया यूक्रेन वॉर। इन दोनों ग्लोबल डिजास्टर्स ने दुनिया की अच्छी इकोनॉमीज की हालत खस्ता कर दी है। फिर चाहे डेवलप्ड इकोनॉमीज में यूएसए हो, यूरोप हो या फिर ब्रिटेन, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में पाकिस्तान हो, टर्की हो या फिर श्रीलंका, और यहाँ तक कि इस सदी की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी चाइना ही क्यों ना हो, इन दोनों डिजास्टर्स का खामियाजा दुनिया का हर देश भुगत रहा है। लेकिन इस ग्लोबल स्लोडाउन के अंधेरे में अगर कोई सितारा सबसे जोरदार चमक रहा है तो वो इंडिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब पैंडेमिक और यूक्रेन वॉर के बीच दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज एक नाजुक दौर से गुजर रही थीं, उस समय इंडियन इकोनॉमी इन चैलेंजेस को मात देते हुए अपनी ग्रोथ का एक नया रास्ता बुन रही थी। इसी का नतीजा है कि आज इंडिया ने दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट शो किया है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस की टॉप 10 इकोनॉमीज की रैंकिंग में इंडिया ने अपने डायनेमिक पॉलिसी इन्वायरमेंट की बदौलत पिछले 4 साल में अपनी पोजीशन लगातार इंप्रूव की है। इस रैंकिंग में 5 मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में 2019 से लेकर 2022 तक इंडिया ने दुनिया की टॉप 10 लीडिंग इकोनॉमीज से ज्यादा रेजिलियंस शो किया है। हाल ही में आपने एक खबर भी सुनी होगी कि ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। आज से 1 दशक पहले इंडिया इस लिस्ट में 11th पोजीशन पर हुआ करता था और ब्रिटेन 5th पोजीशन पर, लेकिन आज ये पासा पलट चुका है। इंडियन इकोनॉमी आज वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी चाइना के मुकाबले कई गुना तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस रैंकिंग में भी इंडिया ने चाइना से बेहतर परफॉर्म किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया अब दुनिया की कई बड़े देशों से आगे निकलने के लिए तैयार खड़ा है। यानी कि इन दोनों ही क्राइसिस को बीट करते हुए इंडियन इकोनॉमी ने एक लंबी छलांग लगाई है। यहाँ सवाल यह है कि आखिर इंडिया ने इतने क्रिटिकल टाइम पर अपनी ग्रोथ कैसे इंश्योर की। उसने इस पीरियड में ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनाई जिसकी वजह से वो बाकी देशों के कंपैरिजन में बेहतर परफॉर्म कर पाया। आज हम इसी सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 और GS3 के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, स्टडी IQ आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। पहली बार स्टडी IQ यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज़्यादा की लाइव क्लासेस होंगी, जिसमें स्टैटिक पोर्शन से लेकर करंट अफेयर्स, ऐसे CSAT तक सब कुछ कवर किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसकी वजह से आप अपने मेंटोर से बिना हिचकिचाए अपने डाउट्स को पूछ सकेंगे। और आपके एग्जाम फियर को दूर करने के लिए आपको दिए जाएंगे मॉक पेपर्स प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ मेंस की तैयारी को पुरजोर करने के लिए आपसे इस कोर्स में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 14 सितंबर इवनिंग 6 PM से होंगी, जिसकी डिटेल्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो स्टडी IQ के साथ अब आप भी कहिए कि तैयारी हुई अफोर्डेबल। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी की प्रेजेंट कंडीशन का एक ब्रॉड ओवरव्यू देखते हैं। तो हाल ही में इंडिया के द्वारा कुछ स्टैटिस्टिक्स पब्लिश किए गए। इनके अकॉर्डिंग करंट फिजिकल ईयर के क्वार्टर फर्स्ट में इंडिया की ईयर ऑन ईयर GDP ग्रोथ रेट 13.5% रही। ये फिगर पिछले 1 साल में हाईएस्ट है। ईयर ऑन ईयर यानी 2021 के फर्स्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में इंडियन GDP ने 13.5% की ग्रोथ शो की है। और इस ग्रोथ के साथ इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुकी है। दोस्तों, यूँ तो एक डबल डिजिट की GDP ग्रोथ किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए एक पॉजिटिव अचीवमेंट है। लेकिन इंडिया की ग्रोथ की बेटर पिक्चर देखने के लिए अगर हम उसको वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमी से कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि अप्रैल से जून 2022 तक चाइना ने कुल 0.4% की ग्रोथ शो की है, जबकि यूएस इकोनॉमी ने इस दौरान 1.6% का डिक्लाइन फेस किया। तो साफ है कि 13.4% की ग्रोथ इंडिया के लिए एक मेजर अचीवमेंट है।
यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जीडीपी की वैल्यू एक बेस ईयर के रिस्पेक्ट में मेजर की जाती है और इस केस में वो बेस ईयर है 2021। लेकिन 2021 में कोरोना वायरस पैंडेमिक की डेडली वेव्स और उनको कर्ब करने के लिए लगाए गए टोटल लॉकडाउन्स ने दुनिया भर की इकोनॉमीज पर भारी चोट की। लेकिन इसके बावजूद इंडियन इकोनॉमी ने इस दौरान एक हाई ग्रोथ मैनेज की है। जैसा कि हमने अभी देखा, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के लास्ट क्वार्टर में इंडिया ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुका है। 2019 में भी इंडिया ने कुछ मंथ के लिए ब्रिटेन को 6th पोजीशन पर ढकेलते हुए 5th पोजीशन हासिल की थी। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोरोना वायरस पैंडेमिक नहीं आया होता तो इंडिया 2020 में ही ये अचीव कर चुका होता, लेकिन पैंडेमिक की वजह से ये अचीवमेंट डिले हो गया। खैर, अगस्त 2022 में ब्रिटेन ने पिछले 300 साल में सबसे ज्यादा स्लोडाउन देखा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के मुताबिक ब्रिटिश इकोनॉमी में डाउनफॉल 2024 तक देखा जा सकता है। कई इंडस्ट्रियलिस्ट ने इंडिया के इस अचीवमेंट को पॉइंट आउट करते हुए फॉर्मर ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल को याद किया। जिस टाइम इंडिया ब्रिटेन से अपनी आज़ादी की मांग करता था, उस समय विंस्टन चर्चिल कहते थे कि एक इंडिपेंडेंट इंडिया कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। उनके मुताबिक इंडियंस खुद को गवर्न करने के काबिल नहीं थे। लेकिन आज की रियलिटी विंस्टन चर्चिल के सभी एलिगेशंस को गलत प्रूव करती है। आपको बता दें कि एसबीआई की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में यह प्रोजेक्ट किया गया है कि इंडिया, चाइना और यूएसए के बाद 2029 तक दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने हाल ही में ये कहा कि इंडियन इकोनॉमी आने वाले दशक में यूएस को भी बीट करने वाला है। अगर इस दशक में इंडिया 11% की ग्रोथ से बढ़ता है तो 2031 तक इंडिया को वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, उसके अलावा अगर इंडिया की रीसेंट ग्रोथ को क्लोजली मॉनिटर किया जाए, हम 3 बेसिक पैरामीटर्स को देख सकते हैं। सबसे पहले अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो जून में इंडिया का कंज्यूमर इन्फ्लेशन 7% था। ये जुलाई में घटकर 6.7% तक गिर गया। आरबीआई के मुताबिक इंडिया में कंज्यूमर इन्फ्लेशन अप्रैल में पीक पर था और इसके बाद ये ट्रेंड कूल डाउन होता नजर आया है। और अगर बात करें ग्रोथ की तो आईएमएफ ने इस फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की ग्रोथ 7.4% प्रोजेक्ट की है और ये फिगर मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमीज से कहीं ज्यादा है। उदाहरण के लिए चाइना की जीडीपी की इस साल केवल 3.3% ग्रोथ प्रोजेक्ट की जा रही है। इसके अलावा अगर मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की बात करें तो इंडिया की जून की परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की वैल्यू 53.9 थी। ये जुलाई में बढ़कर 56.4 पर पहुंच गई। लास्ट 8 मंथ्स की ये हाईएस्ट वैल्यू ये शो करता है कि इंडिया का इंडस्ट्रियल आउटपुट वापस ट्रैक पर आ रहा है। वहीं अगर इसको यूरोप, यूके और जापान जैसी एडवांस्ड इकोनॉमी से कंपेयर करें तो वहां पर इन्फ्लेशन ने ही उनकी कमर तोड़ कर रख दी है। आइए अब देखते हैं कि इंडिया ने पिछले 3 स्ट्रगलिंग ईयर्स में ऐसे कौन से स्टेप्स उठाए जिसके कारण यह अचीवमेंट मुमकिन हो पाया। दोस्तों, सबसे पहले अगर कोरोना वायरस पैंडेमिक की बात करें तो लॉकडाउन्स ने लोकल से लेकर ग्लोबल इकोनॉमी और सप्लाई चेन्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। ऐसे में गवर्नमेंट्स ने आगे आकर देश में भारी भरकम स्टिमुलस पैकेजेस इंट्रोड्यूस किए। इन पैकेजेस में हमें कैश ट्रांसफर्स, सब्सिडीज और टैक्स कट्स जैसे मेजर्स देखने को मिले। इन पैकेजेस के जरिए गवर्नमेंट्स अपनी इकोनॉमी और लोगों की पॉकेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा पंप करना चाहती थी। उदाहरण के लिए यूएस ने अपनी इकोनॉमी में $5.5 ट्रिलियन का स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया, जो उनकी जीडीपी की 27% वैल्यू के बराबर था। दैट वाज अ ह्यूज नंबर। वहीं ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने अपनी जीडीपी का 20% स्टिमुलस के रूप में अनाउंस किया। जापान ने अपने जीडीपी का मैसिव 53%, यूके ने 18% और यूरोपियन यूनियन ने 11% स्टिमुलस पैकेज के रूप में अनाउंस किया। इतने ह्यूज फिजिकल पैकेजेस सुनने में तो बड़े अट्रैक्टिव लग रहे थे, लेकिन ये उनकी इकोनॉमीज के लिए बड़ा डिजास्टर लेके आए। असल में जब लोगों के हाथ में कैश बहुत ज़्यादा होता है तो मनी की वैल्यू घट जाती है और उसी के साथ इन्फ्लेशन बढ़ता है। पैंडेमिक के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ। उदाहरण के लिए यूएसए ने $1 ट्रिलियन डायरेक्टली लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए और इतने बड़े लेवल पर किए गए कैश इन्फ्यूजन के कारण ही जून में यूएस में इन्फ्लेशन अपने हिस्टोरिक 9% पर पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया की बैलेंस्ड कोविड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी काफ़ी अपलॉड की गई। इंडिया ने इस दौरान टोटल $300 बिलियन के 2 सेपरेट स्टिमुलस पैकेजेस लॉन्च किए। ये इंडियन जीडीपी का लगभग 3.5% था। हालांकि ये इंडिया की नीड के हिसाब से उस समय काफ़ी नहीं था,
लेकिन इनको जिस स्ट्रैटेजी के साथ एग्जीक्यूट किया गया वो बाकी इकोनॉमी से बेहतर था। इस सक्सेसफुल मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट में आरबीआई की एक अहम भूमिका रही। आरबीआई ने गवर्नमेंट की बोरोविंग्स को कैलकुलेटेड और बैलेंस्ड वे में ही अलाउ किया। इंडियन गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज के नाम पर कोई बड़े बड़े चेक्स इशू नहीं किए, बल्कि उन्होंने इस कैश को फूड सब्सिडीज, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, हेल्थ और ग्रोथ इंसेंटिव्स देने के लिए यूज किया। कोविड-19 के टाइम पर लॉन्च की गई इन पॉलिसीज का पॉजिटिव इफेक्ट आज इंडियन इकोनॉमी के फिगर्स में साफ झलक रहा है। इसके अलावा इंडिया की ह्यूज वैक्सीनेशन ड्राइव ने भी इंडियन इकोनॉमी के इंप्रूवमेंट में एक अहम भूमिका निभाई है। जैसे जैसे इंडिया में वैक्सीनेशन रेट बढ़ता गया, वैसे वैसे लॉकडाउन्स ईज होते गए और उसी के साथ इंडियन इकोनॉमी ने रिकवरी के साइन शो करने शुरू कर दिए। इसने मार्केट में ऑप्टिज्म, हायर इन्वेस्टमेंट, जॉब क्रिएशन और मनी फ्लो के साथ साथ इकोनॉमी के आउटपुट को भी बूस्ट करना शुरू किया। इंडिया की एक्टिव वैक्सीनेशन ड्राइव इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बूस्टर शॉट साबित हुई। यही नहीं, यानी जहां एक तरफ वेस्ट के कुछ लीडर्स जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप इस वायरस को एक मजाक समझकर इस पैंडेमिक को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं थे, वहीं दूसरी तरफ इंडिया अपनी ह्यूज पॉपुलेशन को एक ट्रेमेंडस रेट के साथ वैक्सीनेट करके अपनी इकोनॉमी के दरवाजे रिकवरी और हायर ग्रोथ के लिए ओपन कर रहा था। इसके अलावा इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स ने भी इस नाजुक दौर में इंडियन इकोनॉमी के प्रेशर को ईज ऑफ करने में काफी मदद की। इंडिया के हाई फॉरेक्स रिजर्व्स ने इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बिल्ड हो रहे ग्लोबल प्रेशर को रोका तो नहीं, लेकिन इन्होंने उस प्रेशर को मैनेज करने में इंडिया की काफी मदद की। इन फॉरेक्स रिजर्व ने इंडिया के लिए पैंडेमिक और यूक्रेन वॉर क्राइसिस जैसे ग्लोबल शॉक्स को एब्जॉर्व करने के लिए कुशन का काम किया। इसी का नतीजा है कि आज जब हमारे कई पड़ोसी देश अपने लो फॉरेक्स रिजर्व्स के कारण एक भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहे हैं, उस समय इंडिया अपनी इकोनॉमी को एक स्टेबल ग्रोथ पर मेंटेन करने के साथ साथ आगे बढ़कर इन कंट्रीज की मदद भी कर पा रहा है। उदाहरण के तौर पर इंडिया ने श्रीलंका को उसके लोन्स और बाकी क्रूशियल पेमेंट्स के लिए $3.8 बिलियन की असिस्टेंस प्रोवाइड की है। अब अगर रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें तो इस दौरान इंडिया की एनर्जी पॉलिसी ने भी उसकी इकोनॉमी को ट्रैक पर रखने में बहुत साथ दिया है। असल में जैसे ही वॉर शुरू हुआ, ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज ने इसका अपोज करते हुए रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया। ऑयल की ग्लोबल मार्केट्स डिसरप्ट हो गई और इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर एक डोमिनो इफेक्ट हुआ। सिंपल सी बात है, जब भी ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इकोनॉमी का हर सेक्टर एक प्राइस राइज सफर करता है। इसके दो मेजर रीजंस हैं, ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल आउटपुट। इन दोनों सेक्टर्स को चलाने के लिए हमें ऑयल की जरूरत होती है और ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो इन सेक्टर से जुड़ी सभी कमोडिटीज भी महंगी हो जाती हैं। इसी कारण ऑयल प्राइस राइज के साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और जैसा कि आप जानते हैं, यूक्रेन वॉर के दौरान ऑयल का प्राइस $120 पर बैरल तक पहुंच गया। ऐसे में अपनी इकोनॉमी को हार्म करने के बजाय इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल स्टेप उठाते हुए रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल परचेज किया। यहाँ इंडिया ने वेस्टर्न पावर्स के प्रेशर में आने के बजाय अपने ट्रेडिशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज किया। रशिया ने इंडिया को ये ऑयल $30 पर बैरल लेस अमाउंट के साथ एक्सपोर्ट किया और इसी के कारण वेस्टर्न इकोनॉमीज के कंपैरिजन में इंडिया इस डिस्काउंट के साथ अपनी इकोनॉमी को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाया। और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया के इस रैशनल स्टैंड को पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम इमरान खान के द्वारा भी अपलॉड किया गया। खैर, इसके अलावा अगर फूड सप्लाई की बात करें तो यूक्रेन वॉर ने एक ग्लोबल फूड सप्लाई चेन के साथ साथ इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलपिंग इकोनॉमीज को बहुत बुरी तरह इफेक्ट किया है, लेकिन इंडिया की मैसिव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ने उसको इस फूड क्राइसिस से बचाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंसुलेशन प्रोवाइड किया। इंडिया के रूरल प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स ने रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और वेज कंडीशंस को भी इंप्रूव किया, जिससे इंडिया की रूरल इकोनॉमी को भी एक मेजर बूस्ट मिला। इंडिया ने फिस्कल ईयर 2022 में 7.85 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट एक्सपोर्ट किया। ये लास्ट फिस्कल ईयर के कंपैरिजन में 270% ज्यादा था। यानी जो इंडिया 1970s के दौर में अपनी फूड की नेसेसिटीज के लिए यूएस के आगे लाचार था, वो आज अपनी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के साथ साथ दुनिया के बाकी देशों को भी फीड करने में सक्षम है और इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन ने एक रिवॉल्यूशनरी रोल प्ले किया है। और तो और यूक्रेन वॉर एडिबल ऑयल की मार्केट्स पर भी एक हैवी टोल लेकर आया। वर्ल्ड्स बिगेस्ट वेजिटेबल ऑयल इंपोर्टर होने के नाते इंडिया अपना 90% सनफ्लावर ऑयल रशिया और यूक्रेन से इंपोर्ट करता है। फिस्कल ईयर 2021 में इंडिया से $10.5 बिलियन वर्थ का 13.35 मिलियन टन एडिबल ऑयल इंपोर्ट किया था।
इस क्राइसिस के शॉक्स को मैनेज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने मार्च 2024 तक 20 लाख मिलियन टन तक के सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल की ईयरली इंपोर्ट्स पर कस्टम ड्यूटी और एग्री सेस माफ किया है। तो गवर्नमेंट के इस प्रोक्रिएटिव स्टेप के जरिए लोकल इकोनॉमी में ऑयल के प्राइसेस को स्टेबल रखने की कोशिश की गई। तो दोस्तों, अगर हम इन सभी डायमेंशन को एक साथ जोड़कर देखें तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि जिस टाइम पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोविड-19 पैंडेमिक और उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर के डबल शॉक से गुजर रही थी, उस समय इंडिया अपने इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट पॉलिसी डिसीजंस और नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करने की जिद के कारण एक बैलेंस्ड ग्रोथ अचीव कर रहा था। लेकिन शायद अभी ये टाइम इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने का नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन अभी भी बहुत नाजुक है। अगर यूएस या यूके जैसी इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ने वाला है। ट्रेड डिसरप्शन, रुपये की वैल्यू का डिप्रिसिएशन और वेस्टर्न कंपनीज के स्लो ऑपरेशन से इंडिया भी अफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा यूक्रेन वॉर अभी भी खत्म नहीं हुआ है और उसकी वजह से ग्लोबल इन्फ्लेशन सभी रिकॉर्ड्स तोड़कर बढ़ता जा रहा है। हालांकि इंडिया बाकी इकोनॉमीज के कंपैरिजन में बेटर स्टेज पर है, लेकिन आरबीआई के मुताबिक अगर इन्फ्लेशन रेट 4% से ऊपर जाता है तो इकोनॉमी के लिए चिंता की बात है और इंडिया में यह अभी 6.7% के मार्क पर है। साथ ही रीसेंट एस्टिमेट्स के मुताबिक प्रेजेंट क्वार्टर में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6.2% और नेक्स्ट क्वार्टर में 4.5% तक एक्सपेक्ट की जा रही है। यानी ये फिगर्स एक स्लो डाउन की ओर इशारा कर रहे हैं। प्रेजेंट कंडीशंस को देखते हुए आरबीआई का फोकस ग्रोथ से ज्यादा इन्फ्लेशन को टैकल करने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट में हाइक देखी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर सितंबर 2021 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6.7% के इंटरेस्ट रेट्स पर होम लोन्स प्रोवाइड करा रहा था, लेकिन अगस्त 2022 में इस इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर 8.05% कर दिया गया और ऐसे में इसका सीधा असर इंडियंस के कंज्यूमर स्पेंडिंग पर पड़ने वाला है। आपको बता दें कि इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंज्यूमर स्पेंडिंग का कंट्रीब्यूशन लगभग 55% है, लेकिन अगर मार्केट में कैश की कमी होगी या फिर इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा होंगे तो कंज्यूमर्स अपनी नीड्स के लिए ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पाएंगे और इसका सीधा इफेक्ट देश के इकोनॉमिक आउटपुट यानी जीडीपी पर होगा। हालांकि अभी तक इंडिया की कंज्यूमर स्पेंडिंग काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रही है। उदाहरण के लिए अप्रैल से जून 2022 तक इंडिया ने टू व्हीलर्स की 5.03 बिलियन यूनिट्स सेल की। ये 2020 और 2021 के फिगर्स में अब तक सबसे ज़्यादा थी, लेकिन 2019 के कंपैरिजन में ये फिगर 20% के डिक्लाइन पर थी। यानी कि इंडिया अभी भी खुद को पूरी तरह से पैंडेमिक से पहले के ग्रोथ लेवल तक नहीं ला पाया है और आने वाले कुछ मंथ्स और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं। इसके अलावा आने वाले सालों में चाइना का इकोनॉमिक राइज भी इंडिया के लिए लगातार एक चैलेंज के रूप में सामने आएगा। लेकिन आज जब हर इकोनॉमी एक स्लो डाउन का सामना कर रही है, उस समय इंडिया को चाहिए कि वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन्स के लिए खुद को एक बेहतर ऑल्टरनेटिव साबित करे। हाल ही में एप्पल ने अपने आईफोन 14 की मैन्युफैक्चरिंग को चाइना से इंडिया में शिफ्ट करने का तय किया है। ये इंडिया में जॉब्स क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट और टैक्स रेवेन्यू के जनरेशन के लिए एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अपनी पॉजिटिव ग्रोथ को सस्टेन करते हुए अपने लॉन्ग टर्म एम्बिशंस के साथ आगे बढ़ना इंडियन पॉलिसी मेकर्स के लिए चैलेंजिंग ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में हमने आपसे बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस हाउ India can leverage this major economic feat to become a $5 trillion economy by 2026. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।